नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम बात करेंगे कॉमन एरर्स पर जो एसएससी, सीएपीएफ, एएसआई एंड दिल्ली पुलिस एसआई 6 जुलाई 2017 वाले क्वेश्चन पेपर्स में आ चुकी हैं और इन्हें हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है। हम किरण पब्लिकेशन का 2024 एडिशन फॉलो कर रहे हैं जो कि अभी तक का लेटेस्ट एडिशन है। इसमें 2018 से दिसंबर 2023 तक के क्वेश्चंस मौजूद हैं। इस पर लिखा हुआ है 16,950 प्लस। तो आप इस एडिशन को अरेंज कर लें क्योंकि हमारे सेंटेंसेस की जो सीक्वेंस है वो इस एडिशन के हिसाब से है। किरण पब्लिकेशन के ही दूसरे एडिशंस में ये सीक्वेंस, इन सेंटेंस की सीक्वेंस या इन सेंटेंस का नंबर कुछ और भी हो सकता है। तो आप जो है अपने वाले एडिशन में इस एग्ज़ाम के नाम और डेट के हिसाब से इन क्वेश्चंस को मिला लें या ढूंढ लें और जो भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं उसको पीडीएफ की फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर हम डाल देते हैं। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को हमारे यूट्यूब चैनल के फ्रंट पेज पर पा सकते हैं, वहाँ से भी जो है इन पीडीएफ को डाउनलोड किया जा सकता है। इफ़ आई वाज ही आई वुडेंट एक्सेप्ट दिस गिफ्ट। देखिए 76वें सेंटेंस में, जो कि इस एडिशन के हिसाब से 76 है, किसी और एडिशन में किसी और किताब में ये सीक्वेंस अलग भी हो सकती है। हम करते क्या है कि हम हर क्वेश्चन के नीचे उस एग्ज़ाम का नाम और उस डेट के साथ लिख देते हैं जिसमें वो आया है। तो आप इस एग्ज़ाम के नाम और डेट के हिसाब से भी इन क्वेश्चंस को अपने वाले एडिशन में ढूंढ सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने ये है, इफ़ कंजंक्शन को लगाया गया है। इफ़ कंजंक्शन कंडीशंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए लगाया जाता है और जब हम कंडीशंस की बात करेंगे तो यहाँ पर इफ़ क्लोज जो लगी है, जो हमारी कंडीशनल क्लोज लगी है, ये इमेजिनेशन का केस है। देखिए 3 तरह की कंडीशन जो है हम इफ कंजंक्शन से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एक तो वो जो प्रोबेबल कंडीशन होती है, प्रोबेबल कंडीशन में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं। दूसरी वो जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है, प्रेजेंट का इमेजिनेशन होता है, प्रेजेंट के पॉइंट पर हम कुछ इमेजिन कर रहे हैं प्रेजेंट के बारे में ही। उस सिचुएशन में हम पास्ट सब्जेक्टिव मूड लगाते हैं और पास्ट सब्जेक्टिव मूड को वाज नहीं वर लगाकर एक्सप्रेस किया जाता है। यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, कोई मतलब नहीं। अगर हमें बी की फॉर्म यूज़ करनी है मेन वर्ब की तरह, लिंकिंग वर्ब की तरह, तो हम वर्ब का यूज़ करते हैं। पास्ट सब्जेक्टिव मूड का इस्तेमाल किया जाता है। इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस ना समझे। क्या कह रहा हूँ मैं? पास्ट सब्जेक्टिव मूड। एक्चुअली में जो वर्ब्स होती हैं उनमें एक एट्रीब्यूट होता है टेंस, वो टेंस को एक्सप्रेस करती है। एक एट्रीब्यूट होता है उनमें स्टेट, वो स्टेट को एक्सप्रेस करती है। स्टेट मतलब एक्शन की स्टेट, कि एक्शन खत्म हो गया, चल रहा है या शुरू होने वाला है, इस टाइप से कुछ। एक उनमें एक एस्पेक्ट उनमें मूड का भी होता है। मूड मतलब इंटेंशन, स्पीकर क्या इंटेंट करना चाहता है, स्पीकर का इरादा क्या है, स्पीकर का एटीट्यूड क्या है, वो क्या इंटेंट है, क्या इंटेंशन है उसकी, क्या एक्सप्रेस करना चाहता है। तो अगर हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन को या इमेजिनरी सिचुएशन को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं पास्ट सब्जेक्टिव मूड। इसको हम टेंस के द्वारा एक्सप्रेस नहीं कर सकते। टेंस के द्वारा हम किसी वर्ब के, किसी एक्शन के टाइम को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन अगर हम मूड को, इंटेंशन को, स्पीकर की इंटेंशन को, उसके एटीट्यूड को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो टेंस के स्कोप के बाहर चली जाती है बात। और इस सिचुएशन में मूड का इस्तेमाल करना पड़ता है। और भी बहुत सारे मूड होते हैं जिसके बारे में मैं किसी स्पेसिफिक क्लास में, जो कि मैं मूड के ऊपर लूँगा, उसमें पढ़ाऊंगा। फिलहाल आप यहाँ पर ये देखिए, अगर आप किसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन को या प्रेजेंट के पॉइंट पर प्रेजेंट की सिचुएशन को इमेजिन कर रहे हैं तो आप पास्ट सब्जेक्टिव मूड लिखेंगे, वाज नहीं आएगा, वर आएगा। वाज तो टेंस को एक्सप्रेस कर रहा था, आई के साथ वाज ठीक था, लेकिन टेंस, जब हम टेंस को एक्सप्रेस कर रहे हो, जब हम किसी एक्शन के टाइम को बताना चाह रहे हो, हम यहाँ पर मूड बताना चाह रहे हैं, एक इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। इमेजिनेशन क्या है? किसी की इंटेंशन है, वो किसी का मूड है। तो यहाँ पर हमने लगाया पास्ट सब्जेक्टिव मूड, वास को काट के वर लिख दिया। यही आपके सेंटेंस में एरर थी। इफ़ आई वर ही, फिर यहाँ पर ये जो मेन क्लोज है इस पर डिपेंडेंट होती है। क्योंकि ये इमेजिनेशन है तो ये भी एक इमेजिनरी सिनेरियो ही होता है। उसी इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमने आई सब्जेक्ट के बाद जो मोडाल लगाया है वो लगाया है वुड। वुड एक ऐसा मोडाल है जो इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करने के लिए लगाया जाता है। तो इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमने वुड लगा दिया, जो कि मोडाल एक हेल्पिंग वर्ब है। नोट एक एडवर्ब लगा था इस मेन वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए, इसका निगेशन करने के लिए, और इसको हमने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में यूज़ कर दिया। हमारी जो मेन वर्ब है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि हम मोडाल का इस्तेमाल कर रहे हैं। मोडाल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म इस्तेमाल की जाती है।
एक्सेप्ट जो हमारी मेन वर्ब है वो एक ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट आना चाहिए और ये लिखा हुआ है उसका ऑब्जेक्ट। दिस गिफ्ट, गिफ्ट हो गया नाउन और दिस हो गया इसके लिए डिटर्मिनर। इस तरह से आपके सेंटेंस की स्ट्रक्चर है। आगे चलते हैं, 76 हो गया, 77 पर चल लेते हैं। क्या लिखा हुआ? रितेश कुड सक्सीड इन कैचिंग द फ्रिस्बी बिफोर इट रीचेस द बाउंड्री लाइन। रितेश यहाँ पर नाउन है, निश्चित तौर पर ही ये सब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट यहाँ इसको कंसीडर नहीं कर पाओगे क्योंकि मैं पहले बहुत सारी क्लासेस में इसका रीजन बता चुका हूँ। ऑब्जेक्ट तब आते हैं जब ट्रांजिटिव वर्ब लिखी होती है। ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, लिंकिंग वर्ब अपने बाद कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, या कोई प्रीपोजिशन लगी होती तो हम कह सकते थे कि ऑब्जेक्ट आएगा इसके बाद। यहाँ कुछ ऐसा सिनेरियो है नहीं, तो इट मीन्स ये रितेश यहाँ पर सब्जेक्ट है। इसके बाद यहाँ पर लगा हुआ है कुड, जो कि हेल्पिंग वर्ब है, मोडाल है, सारे के सारे मोडाल जो है हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब होता है। ये हेल्प करते हैं मूड को, इंटेंशन को एक्सप्रेस करने में। टेंस को एक्सप्रेस नहीं करते हैं कुड, टेंस को एक्सप्रेस नहीं करते हैं मोडाल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसके बाद क्या लगा है? सक्सीड, यानी कि ये हो गई हमारी मेन वर्ब, ये हो गया मोडाल हेल्पिंग वर्ब और ये हो गई हमारी मेन वर्ब। कुड के बारे में अगर मैं बात करने की कोशिश करूं, अगर मैं बताना चाहूं कि कुड किन मेन फंक्शन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि कुड पास्ट के पॉइंट पर किसी की एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। पास्ट के पॉइंट पर किसी की एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है, किसी की एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। प्रेजेंट के पॉइंट पर, अगर प्रेजेंट में जिस टाइम पर आप सेंटेंस को रिपोर्ट कर रहे हैं उसी टाइम पर अगर आप किसी की एबिलिटी को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं कि उस टाइम पर कोई किसी चीज को करने के, कोई किसी काम को करने के एबल है या नहीं है, तो हम कैन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट के पॉइंट पर मतलब जिस टाइम पर आप सेंटेंस को बोल रहे हैं उसी टाइम पर अगर आप किसी की एबिलिटी या ये बताना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति या मैं या वो इस टाइम पर इसकी ये एबिलिटी है या ये कर सकता है, तो हम कैन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जिस टाइम पर हमने सेंटेंस को बोला वो हमारा रिपोर्ट टाइम हो गया, ये हमारा रिपोर्ट टाइम है। बाय डिफॉल्ट यही प्रेजेंट का टाइम है, यही एक पॉइंट जो है प्रेजेंट का पॉइंट है। अगर इससे पहले के किसी पॉइंट पर हम बताना चाहते हैं कि ये पर्सन ये काम कर सकता था, मतलब इस पर्सन की इस काम को लेकर एबिलिटी थी, या पास्ट के किसी एक्शन के बारे में या पास्ट के पॉइंट पर किसी पर्सन की एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम कुड मोडाल का प्रयोग करते हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि ये लीस्ट पॉसिबिलिटी, बहुत ही माइल्ड पॉसिबिलिटी को भी एक्सप्रेस कर सकता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लीस्ट पॉसिबिलिटी, लीस्ट पॉसिबिलिटी, या इस तरह से भी लिख दिया जाता है स्लाइट पॉसिबिलिटी। स्लाइट का मतलब बहुत कम। माइल्ड पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम इसका कुड मोडाल का यूज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं इट कुड रेन लेटर। यहां पर मैं बारिश के होने की पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहा हूं। ये पॉसिबिलिटी क्या है? बहुत कम पॉसिबिलिटी है, लग नहीं रहा मुझे बारिश होगी, फिर भी मैंने कह दिया कि यार चलो लीस्ट पॉसिबल है, हो भी सकती है। ठीक है, ये दो पॉइंट हो गए। तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पर कुड यूज किया जा सकता है वो पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट के कंटेक्स्ट में अगर हम किसी पर्सन से पोलाइटली रिक्वेस्ट करना चाहते हैं किसी एक्शन को करने की या करवाने की या कुछ भी कहने की, तो हम कुड मोडाल का यूज कर सकते हैं, REQUEST। और ऑफर्स के, पोलाइट रिक्वेस्ट या पोलाइट ऑफर्स, हम किसी को कोई ऑफर दे रहे हैं, इस कंटेक्स्ट में भी हम कुड का यूज कर सकते हैं। अब सवाल जो है स्टूडेंट मुझसे अक्सर ये पूछते हैं कि सर आपने बताया था कि जो वुड मोडाल है ना, वुड मोडाल का प्रयोग भी हम पोलाइट रिक्वेस्ट या पोलाइट ऑफर्स को एक्सप्रेस करने के लिए कर सकते हैं। अगर हम किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं या पोलाइटली हम किसी को कोई ऑफर दे रहे हैं तो हम कुड मोडाल का यूज कर सकते हैं। और मैंने कहा कि कुड मोडाल का यूज भी हम पोलाइट रिक्वेस्ट या ऑफर्स के लिए कर सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, किस कंटेक्स्ट में किसे यूज करेंगे? देखिए, वुड मोडाल का प्रयोग जब पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए या ऑफर्स को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, तब हम
किसी पर्सन के विलिंगनेस को भी एम्फेसाइज कर रहे होते हैं। हम ये कह रहे होते हैं एक तरीके से कि अगर आप विलिंग हो ये करने के तो यार ये कर दो। कर रिक्वेस्ट ही रहे हैं, लेकिन रिक्वेस्ट के साथ साथ हम उसकी विलिंगनेस पे भी फोकस कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर आप विलिंग हो ये काम करने के तो यार कर दो। इस टाइप का कुछ कंटेक्स्ट होता है। जब कुड मोडाल के साथ हम पोलाइट रिक्वेस्ट को या ऑफर्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो हम साथ ही साथ में उस पर्सन की कैपेबिलिटी या एबिलिटी को भी एम्फेसाइज कर रहे होते हैं। हम ये कह रहे होते हैं एक तरीके से कि यार अगर आप में एबिलिटी है ये चीज करने की तो यार कर दो। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। जब हम एबिलिटी प्लस पोलाइट रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस कर रहे तो कुड, जब हम किसी की विलिंगनेस प्लस पोलाइट रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करें तो वुड। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहां पर लिखूंगा कुड यू पास द बॉटल ऑफ वाटर। अगर मैं कुड लगा रहा हूं तो मैं यू से रिक्वेस्ट तो कर ही रहा हूं, लेकिन मैं यू की एबिलिटी पर भी फोकस कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं वुड लगा रहा हूं, वुड यू पास द बॉटल ऑफ वाटर, अगर मैं वुड लगा रहा हूं तो इसका मतलब मैं रिक्वेस्ट तो अभी यहां पर भी कर रहा हूं, लेकिन मैं उसकी विलिंगनेस पर फोकस कर रहा हूं। मेरा जो विलिंगनेस को मैं यहां पर एम्फेसाइज कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए सेंटेंस के कंटेक्स्ट में कुड रितेश कुड सक्सीड मेन वर्ब हो गए इंट्रांजिटिव। कुड के बारे में हम जान लिए, ये हमारे भी काम आएगा, इसीलिए मैंने कुड के बारे में थोड़ा डिटेल में बताया। सक्सीड यहाँ पर हमारी मेन वर्ब है, इंट्रांजिटिवली यूज हुई है, ऑब्जेक्ट कोई आएगा नहीं और लिखा हुआ भी नहीं है। इन लिखा हुआ है, इन प्रीपोजिशन, उसके बाद एक एक्टिविटी लिखी है, उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनकर कैचिंग। अगर कैच वर्ब को हमें, कैच हमारी एक वर्ब है, देखिए प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं। प्रीपोजिशन का काम ही होता है किसी नाउन प्रोनाउन को अपना ऑब्जेक्ट बनाकर सेंटेंस के किसी भाग से जोड़ना। तो प्रीपोजिशन के बाद अगर ऑब्जेक्ट कोई नाउन प्रोनाउन लिखा है, कोई रेडीमेड नाउन प्रोनाउन लिखा है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर कोई वर्ब लिखी है तो उस वर्ब को जिरेंड बना दिया जाता है। और जिरेंड इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जिरेंड नाउन के फंक्शन में आ जाता है। नाउन हो सकते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर जो कैच वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी है, ये क्या है? जिरेंड है। अब ये जेरेंड तो बन गया, नाउन के फंक्शन में तो आ गया, लेकिन बेसिकली मूल रूप से ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। चूंकि नॉन फाइनाइट वर्ब है तो वर्ब का एट्रीब्यूट इसमें होगा, और जब वर्ब का एट्रीब्यूट चेक किया तो पाया कि ये खुद एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब है तो अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट ले लेगा, द फ्रिस्बी। अब देखिए फ्रिस्बी होती क्या है, इसके लिए मैंने आपके लिए एक बड़ी सुंदर सी इमेज लगाई हुई है। ये एक सुंदर कन्या के हाथ में ये जो सर्कुलर डिस्क है, इसको फ्रिस्बी बोलते हैं। और इसको फेंकने का ये तरीका होता है, इस तरह से फेंकी जाती है, और कोई दूसरी पार्टी जो दूसरी साइड होती है वो इस तरह से इसको पकड़ने की कोशिश करती है, या किसी भी तरीके से पकड़ सकती है। लेकिन इसको पकड़ने का सही तरीका ये हो जाता है कि वो डिस्क आ रही है वहां से और हमने दोनों हाथों के बीच में इस तरह से दबा लिया। ये एक तरह का गेम होता है। रिक्रिएशनल पर्पस के लिए हम इस सर्कुलर डिस्क को, फ्रिस्बी को इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर ये जो आपके सेंटेंस का कंटेक्स्ट है वो यही है, रितेश कुड सक्सीड इन कैचिंग द फ्रिस्बी। फ्रिस्बी जो आ रही थी उसको कैच करने में, ठीक है। इन कैचिंग ट्रांजिटिव वर्ब, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट द फ्रिस्बी लगाया। अब देखिए बिफोर लगाया गया है एक कंजंक्शन के तौर पर। बिफोर एडवर्ब भी हो सकता है, प्रीपोजिशन भी हो सकता है, कंजंक्शन भी हो सकता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर ये दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए लगाया गया है, ऊपर लिखी हुई है मेन क्लोज और नीचे लिखी हुई है एक सबऑर्डिनेट क्लोज। तो चूंकि यहाँ पर ये दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए लगाया गया है तो आप इसको कंसीडर करोगे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इस कंजंक्शन का फंक्शन क्या है? ये एक्चुअली में टाइम कंजंक्शन है, टाइम रिलेवेंट फंक्शन में इस्तेमाल होता है। ये बताता है कि इस एक्शन से पहले ये हुआ, ठीक है। दोनों एक्शन के क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस को एक्सप्रेस करने के लिए दो क्लोजेस को, दो एक्शंस को क्रोनोलॉजिकली जोड़ने के लिए हम बिफोर कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। अब बिफोर चूंकि टाइम रिलेवेंट फंक्शन में होता है तो इसके द्वारा जो क्लोज जोड़ी जाती है वो भी किस नेचर की होती है? टाइम क्लोज होती है। वो भी टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही होती है। और किसके टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है? ये जो मेन क्लोज वाला एक्शन है इसके टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, इसलिए इसको कहा जाना चाहिए एडवर्ब ऑफ टाइम क्लोज।
एडवर्ब ऑफ टाइम क्लोज, चूंकि मेन वर्ब के बारे में बता रही है तो एडवर्ब, चूंकि मेन वर्ब का टाइम बता रही है तो एडवर्ब टाइम क्लोज। अब हमने यहां पर लगा रखा है कुड, एक ऐसा मॉडल जो कि पास्ट में रितेश की एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए लगाया गया है। इट मीन्स ये वाला एक्शन अगर पास्ट में हुआ होगा तो ये वाला जो पॉइंट है ये भी पास्ट में होगा। ठीक है, अगर हम टाइमलाइन को देखें तो ये वो पॉइंट है जहां पर हमने सेंटेंस को रिपोर्ट किया, रिपोर्ट टाइम यानी कि प्रेजेंट। यहां पर ये वाला एक्शन जो है इट रीचेज द बाउंड्री लाइन, इट्स के द्वारा रिफर किया जा रहा है। इट एक प्रोनाउन है जिसके द्वारा रिफर किया जा रहा है सर्कुलर डिस्क फ्रिस्बी को। इट रीचेज द बाउंड्री लाइन, तो इट रीचेज द बाउंड्री लाइन तो ये तो प्रेजेंट का एक्शन हो गया। एक्चुअली में अगर हम पास्ट में किसी की एबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो ये वाला एक्शन भी पास्ट का रहा होगा। यहां कहीं इस पॉइंट पर ये बाउंड्री लाइन पर पहुंचनी थी, इट रीच्ड लगा देंगे, फिर हमें यहाँ पर इसका टेंस चेंज करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर रीचेज नहीं रीच्ड करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने इट रीच द बाउंड्री लाइन, ये वो पॉइंट है जहां पर ये बाउंड्री लाइन पर रीच कर जाती। इससे पहले बिफोर में ये हो गया, तो उसी को जो है हमने रितेश की इसी पॉइंट पर पास्ट में एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए कुड सक्सीड लगाया हुआ है। ये हो गया आपका 77। रीच चूंकि ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया द बाउंड्री लाइन। लाइन एक नाउन हो गया, बाउंड्री उसके लिए एडजेक्टिव हो गया, लाइन के लिए द आर्टिकल लग गया, किसी स्पेसिफिक बाउंड्री लाइन को रिफर किया जा रहा है। 77 78 पर चल लेते हैं। ठीक है, क्या लगा हुआ है? आशुतोष इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द T20 मैच। आशुतोष एक प्रॉपर नाम है, एक पर्सन का नाम है, एक ही पर्सन का नाम है, सिंगुलर हो गया, सिंगुलर हो गया, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर। अगर नाउन सिंगुलर है तो उसके साथ जो वर्ब आनी चाहिए बी की फॉर्म, यहाँ पर मेन वर्ब हो रही है, मेन वर्ब हो रही है, लिंकिंग वर्ब हो रही है। अगर नाउन हमारा सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो क्या आना चाहिए? इज आना चाहिए, सही लगा है। लिंकिंग वर्ब के बाद आना चाहिए कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट के बारे में मैंने आपको बता रखा है कि कॉम्प्लीमेंट क्यों लगाए जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट जो है नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस भी कॉम्प्लीमेंट बन सकती हैं। तो यहाँ पर क्या है, वन एक तरह से प्रोनाउन बनाकर हमने लिखा हुआ है आशुतोष को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए, आशुतोष के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। अब ये वन के बारे में बताने के लिए कि ये वन एक जो यूनिट को रिफर कर रहा है या किसी एक सिंगुलर एंटिटी को रिफर कर रहा है, ये वन है किसका, किससे रिलेट कर रहा है, हमने एक प्रीपोजिशन फ्रेज लगाई हुई है ऑफ प्रीपोजिशन और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर वन लिखा है तो यहाँ पर मोर देन वन होगा, उन बहुत सारों में से ही, एक ग्रुप में से ही तो किसी एक को रिफर करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर प्लूरल लगाया जाता है वन ऑफ के बाद। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, चूंकि हमने वन यूनिट को इससे बाहर किया है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर किसी ग्रुप को रिफर करेंगे, एक से ज्यादा लोग होंगे, एक से ज्यादा प्लेयर्स की बात होगी, तभी तो हमने उसमें से एक को निकाल कर अलग कर दिया। आशुतोष इज वन ऑफ द प्लेयर्स। अब देखिए यहाँ पर हु लगाया गया है और हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के फंक्शन में है, और जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ये लगाए जाते हैं अपने एंटीसीडेंट को रिलेट करने के लिए सबऑर्डिनेट क्लोज में। और चूंकि अपने एंटीसीडेंट को सबऑर्डिनेट क्लोज में रिलेट कर रहे होते हैं तो ये उस एंटीसीडेंट के नंबर को भी अपने साथ लेके चलते हैं। हु को देखकर आप नहीं बता सकते कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, लेकिन जैसे ही आपने देखा कि हु द प्लेयर्स के लिए आया है, तो चूंकि द प्लेयर्स प्लूरल एंटीसीडेंट है तो द प्लेयर्स के लिए अगर हु आया तो हु भी, उसका खुद का नंबर भी क्या हो गया, प्लूरल हो गया। ये भी एक प्लूरल प्रोनाउन ही कंसीडर किया जाएगा। हु का अपना कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं है, लेकिन वो जिसको रिफर कर रहा है, वो जिसके लिए लगाया गया है, उसके हिसाब से उसका नंबर जो है डिसाइड हो जाएगा। अगर द प्लेयर्स के लिए लगाया गया है तो हु को भी आप प्लूरल कंसीडर करेंगे। हु चूंकि प्लूरल हो गया तो अब हैज नहीं हैव लगाया जाना चाहिए, और हु यहाँ पर हो क्या रहा है, सब्जेक्ट हो रहा है, सब्जेक्ट के लिए हु लगाया जाता है। ऑब्जेक्ट अगर हमें लेना होता तो हम क्या लगा देते, होम लगा देते। अब यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, हु हैव बीन सिलेक्टेड। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट के सिनेरियो यहाँ पर दिया हुआ है आपको, हैव बीन, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है परफेक्शन को, कंप्लीशन को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, प्रेजेंट के पॉइंट पर। और उसके बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है, ये लिखी हुई है वर्ब की थर्ड फॉर्म सिलेक्टेड। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है पैसिव मीनिंग को, पैसिव स्ट्रक्चर को कन्वे करने के लिए।
वर्ब को पैसिव स्ट्रक्चर में लाने के लिए, पैसिव फॉर्म में लिखने के लिए बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है, क्योंकि एक्शन डन बाय समबडी एल्स होगा। द हु किसके लिए लगाया गया है? प्लेयर्स के लिए। तो प्लेयर्स ने किसी को सिलेक्ट थोड़ी किया है, प्लेयर्स को सिलेक्ट किया गया है किसी और के द्वारा। कोई बोर्ड ऑफ मेंबर्स होगा या कोई और अथॉरिटी हो सकती है जो प्लेयर्स को सिलेक्ट करे। मेरे ख्याल से बीसीसीआई सिलेक्ट करती है हमारे इंडिया के कंटेक्स्ट में। तो हु हैव बीन सिलेक्टेड, द प्लेयर्स हैव बीन सिलेक्टेड, ये कहा जा रहा है एक तरीके से, ठीक है। और सिलेक्टेड देखिए ट्रांजिटिव वर्ब थी तो पैसिव स्ट्रक्चर में आ भी सकती है। फॉर प्रीपोजिशन हो गया और प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट लग गया था T20 मैच, जो कि इस सिलेक्शन के, इस सिलेक्ट वर्ब के पर्पस को रिफर कर रहा है कि क्या पर्पस है उनके सिलेक्ट होने का। इस तरह से आपका 78 सेंटेंस हो गया। 79 पर चल लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? माधुरी डिड नॉट रिप्लाई व्हेन आई आस्क्ड हर व्हाई वाज शी वीपिंग। ठीक है, अच्छा सेंटेंस है, काफी इंफॉर्मेशन है। इंटरप्रेट कर लेते हैं। माधुरी एक प्रॉपर नाउन है, एक पर्सन का नाम है, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद लगा हुआ है डिड नॉट रिप्लाई। नेगेटिव स्ट्रक्चर को यूज किया जा रहा है। डिड को लिखा गया यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की तरह, नोट को लगाया गया एडवर्ब के रूप में इस मेन वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए। अब बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ये रिप्लाई, जब हम पास्ट इंडेफिनिट लिखते हैं तो रिप्लाई नहीं लगाते, रिप्लाइड लगाते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। फिर जब हम नेगेटिव या इंटेरोगेटिव यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट के कंटेक्स्ट में, जब हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर को लिखते हैं तो हम डिड कर देते हैं और यहाँ पर हम मेन वर्ब को बेस फॉर्म में लिखते हैं। वो बच्चा इसलिए क्योंकि डू का हमने डिड कर दिया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म तो हमने लगा दी। भाई पास्ट इंडेफिनिट को रिफर करने के लिए जो इन्फ्लिक्शन लाना था, जो चेंज लाना था, वो हम हेल्पिंग वर्ब में ले आए। तो मेन वर्ब में अब चेंज लाने की क्या जरूरत है, उसको हमने बेस फॉर्म में लिखा, नोट लग गया एडवर्ब। अब देखिए रिप्लाई जो है एक ऐसा वर्ब है जो ट्रांजिटिवली भी यूज हो सकता है, इंट्रांजिटिवली भी यूज हो सकता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी इसके साथ है। माधुरी डिड नॉट रिप्लाई, इंट्रांजिटिवली यहाँ पर ये यूज हो रहा है। ठीक है, अभी तक तो स्ट्रक्चर में यही है क्योंकि आगे कोई ऑब्जेक्ट लिखा नहीं है। आगे आ गया एक कंजंक्शन व्हेन। व्हेन एडवर्ब भी हो सकता है, कंजंक्शन भी हो सकता है। चूंकि यहाँ पर दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए आया है तो मैं इसको कंजंक्शन ही कंसीडर करूंगा। और कंजंक्शन भी ऐसा जो टाइम रिलीवेंट फंक्शन में हो, टाइम कंजंक्शन इसको कह दिया जाता है क्योंकि इसके द्वारा जोड़ी गई क्लोज एक टाइम क्लोज होती है और मेन क्लोज के मेन वर्ब के एक्शन, मेन वर्ब के टाइम को, उस मेन एक्शन के टाइम को एक्सप्रेस करती है। माधुरी डिड नॉट रिप्लाई व्हेन, तो ये जो व्हेन क्लोज यहाँ पर लगाई गई है इस रिप्लाई के टाइम को रिफर कर रही है। तो यहाँ पर ये क्लोज क्या हो गई, पूरी की पूरी एडवर्ब ऑफ टाइम क्लोज हो गई। ठीक है, अब देखिए आपकी जो एडवर्ब ऑफ टाइम क्लोज लगी है वो भी कोई एक सिंपल क्लोज नहीं है, वो खुद अपने आप में कॉम्प्लेक्स क्लोज है। आई आस्क्ड हर पहली क्लोज, और ये जो लिखा है उसके बाद वाई वाज सी वीपिंग, ये क्लोज नंबर 2 हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आपके सेंटेंस में 3 क्लोजेस है। माधुरी डिड नॉट रिप्लाई और आई आस्क्ड हर व्हाई वाज शी वीपिंग, इन 2 क्लोजेस को जोड़ने के लिए व्हेन कंजंक्शन को लगाया गया और व्हाई कंजंक्शन को लगाया गया है आई आस्क्ड हर और वाज शी वीपिंग को जोड़ने के लिए। अब देखिए आई आस्क्ड हर व्हाई वाज शी वीपिंग जो लिखा है ये एक रिपोर्टेड स्पीच लिखी है, एक इनडायरेक्ट सेंटेंस यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है। आई आस्क्ड हर, इसको इंटरप्रेट कर लेते हैं। ये जो एडवर्ब टाइम क्लोज है अंदर की, जो कि टाइम को रिफर कर रही है रिप्लाई के, इस क्लोज को जब इंटरप्रेट करने गए तो हमने पाया कि आई प्रोनाउन है जो कि निश्चित रूप से यहाँ पर सब्जेक्ट होगा। आस्क्ड हमारी मेन वर्ब है और डाई ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब होती है। डाई ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब होती है तो उसके बाद आएंगे 2 ऑब्जेक्ट। डाई ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो अपने बाद 2 ऑब्जेक्ट लेती है। पहला ऑब्जेक्ट जो लिखा रहेगा उनके पास वो पर्सन को रिफर करेगा और जो दूसरा ऑब्जेक्ट लिखा रहेगा वो कोई थिंग हो सकती है। अब यहाँ पर थिंग की जगह क्या लिखा है, इंफॉर्मेशन लिखी है। तो डाई ट्रांजिटिव वर्ब का ये पहला ऑब्जेक्ट हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया ये पूरी की पूरी क्लोज व्हाई वाज शी वीपिंग, व्हाई वाज शी वीपिंग। अब देखिए जो दूसरी क्लोज, ये जो आस्क डाई ट्रांजिटिव वर्ब का दूसरा ऑब्जेक्ट है व्हाई वाज शी वीपिंग, ये जो क्लोज है ये सबऑर्डिनेट क्लोज है।
सबऑर्डिनेट क्लोज वो क्लोज होती हैं जो मेन क्लोज पे डिपेंडेंट होती हैं अपने मीनिंग के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, और ये मेन क्लोज का ही पार्ट होती है। तो वाई वाज सी बीपिंग सबऑर्डिनेट क्लोज के लिए मेन क्लोज कौन सी है? ये है। उससे रिलेवेंट अगर हम उससे रिलेट करके देखें तो उसके लिए मेन क्लोज ये है, आई आस्क्ड हर। अब आई आस्क्ड हर मेन क्लोज है तो वाई वाज सी बीपिंग उसका पार्ट ही तो है, उस पर डिपेंड ही तो कर रही है अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। अगर आस्क को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ना होती तो क्या हम इसको लिखते? वाई वाज सी बीपिंग को नहीं लिखते। तो ये कहा जाता है कि रूल नंबर 31 लिखो, रूल नंबर 44 लिखो कि जब आपको सबऑर्डिनेट क्लोज मिल जाए, कहीं पर अगर आपको सबऑर्डिनेट क्लोज लिखी हुई मिल जाए तो उसको इन्वर्टेड फॉर्म में नहीं, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में नहीं, उसको असर्टिव स्ट्रक्चर में लिखा करो। वाई लगा दिया हमने वो क्वेश्चन वर्ड कंजंक्शन के रूप में, और फिर इसको वाज सी बीपिंग ना लिखकर सी वाज बीपिंग लिखे। अब देखिए मैं ना बस यहीं तक नहीं रुकता, मैं पसंद करता हूं आपको ये बताना कि ऐसा क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का तर्क क्या है, क्या स्ट्रक्चर है जो ग्रामरियन यहां पर प्रीफर करते हैं। क्या रहा होगा ये एक्चुअल सेंटेंस? एक्चुअल सेंटेंस ये रहा होगा, आई सेड टू हर। हर है ना जी। फिर उसके बाद वाई लिखा होगा, फिर उसके बाद यहां पर इज लिखा होगा, फिर यहां पर शी नहीं रहा होगा ना, यहां पर यू रहा होगा, तो यहां पर आर होना चाहिए, और यहां पर यू, और यहां पर वीपिंग, वाई आर यू वीपिंग, ये रहा होगा एक्चुअल सेंटेंस। ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। सैड हमारी जो वर्ब है वो मोनोट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। मोनोट्रांजिटिव नेचर की वर्ब वो वर्ब होती हैं जो अपने बाद केवल एक ऑब्जेक्ट लेती हैं, और इसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है ये कि क्लोज। ये जो पूरी की पूरी क्लोज है ये सैड ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमा में बंद करके। ये वो शब्द है जो उसने कहे, किससे कहे के लिए? ये जो सैड वर्ब है इंट्रांजिटिवली फंक्शन करती है। तो यहां पर ये इंट्रांजिटिव थी तो हमें टू प्रीपोजिशन लगाकर हमें हर को लिखना पड़ा। क्या कहा के लिए ट्रांजिटिव है, किससे कहा के लिए इंट्रांजिटिव है, तभी तो हमें टू प्रीपोजिशन लगाकर हर को लिखना पड़ता है, उस पर्सन को लिखना पड़ता है, होम के रिप्लाई को लिखना पड़ता है। और ये हो गया व्हाट का रिप्लाई, क्या कहा। इस सिचुएशन में ट्रांजिटिव है तो इसका ऑब्जेक्ट जो है वहां चले जाता है इन्वर्टेड कॉमास में। अब देखिए जब आप इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, जब आप इसको रिपोर्ट करते हैं, ये जो शब्द है, देखिए ये वाली जो क्लोज है, ये वाले जो शब्द हैं, ये शब्द रिपोर्टर के हैं, लेकिन ये वाले जो शब्द हैं ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं जो आई ने हर से कहे होंगे। तो ये वाले जो वर्ड्स हैं ये किसके वर्ड्स हैं? ये आई के वर्ड्स हैं। एक्चुअली में आई और रिपोर्टर यहां पर सेम ही है, ठीक है, लेकिन अगर कोई और पर्सन होता तो भी बात ये वैलिड होती। ये आई के वर्ड्स हैं और जो रिपोर्ट कर रहा है वो भी स्पीकर ही रिपोर्टर है। यहाँ पर स्पीकर ने स्पीक किए होंगे ये वर्ड और रिपोर्टर ही अब उसको रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन जब इसको एक रिपोर्टेड स्पीच की तरह लिखा जाता है तो फिर ये आई के वर्ड्स नहीं होते, रिपोर्टर के वर्ड्स होते हैं। यहाँ पर दोनों सेम है तो ये कंफ्यूजन आपको हो सकता है, लेकिन मान लो यहाँ पर कुछ और लिखा होता, सीता लिखी होती है, यहाँ पर सीता लिखी होती है, यहाँ पर सीता लिखी हुई है, सीता सेड टू हर व्हाई आर यू वीपिंग। ठीक है, अब ये किसके वर्ड्स हैं? सीता के वर्ड्स हैं। समझाने के लिए बता रहा हूं, वैसे तो वहां पर आई है। तो ये जो वर्ड्स है ये सीता के वर्ड्स हैं, लेकिन जब रिपोर्टर इन वर्ड्स को रिपोर्ट करता है, किसी को बताता है, तब ये इंटेरोगेटरी इंफॉर्मेशन है। सोच कर देखिए, ये एक क्वेश्चन तब था जब सीता ने हर से इसके बारे में कहा था। जब सीता ने हर से कहा था तब ये एक क्वेश्चन था, लेकिन जब मैं या कोई भी रिपोर्टर इसको रिपीट कर रहा हूं तब तो ये कोटेड वर्ड्स है, किसी और के शब्द है। ये क्वेश्चन तब था।
अब ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे रिलेट करके कोई इंटेरोगेशन की गई है। ये वो इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में इंटेरोगेशन हुई है। तो उस इंटेरोगेशन के मीनिंग को कन्वे करने के लिए मैं सैड की जगह क्या लिख देता हूं, आस्क लिख देता हूं। यहां पर क्या है हमारी सीता, सीता आस्क्ड मी। ठीक है, अब इतनी बात समझ गए हो तो वापस यहां से आई कर लेते हैं। आई आस्क्ड हर। अब देखो आस्क मैंने यहां पर लगा दिया, ये आस्क जो वर्ब है ये उस इंटेरोगेशन के मीनिंग को कन्वे कर देती है जो इंटेरोगेशन यहां पर हो रही थी इस क्वेश्चन के द्वारा। अब चूंकि इंटेरोगेशन के मीनिंग को यहां पर कन्वे कर दिया तो किस तरह का इंटेरोगेशन था उसको रिफर करने के लिए हमने वाई को कंजंक्शन के तौर पर लगा दिया। अब ये इंटेरोगेटरी स्ट्रक्चर तब सही थी जब ये क्वेश्चन था। अब ये वो इंफॉर्मेशन है जिस इंफॉर्मेशन के बारे में इंटेरोगेट किया गया है। तो ये है एक रिपोर्टेड स्पीच। अगर आप रिपोर्टेड स्पीच लिख रहे हैं तो अब इसको आप इंटेरोगेटरी स्ट्रक्चर में या इन्वर्टेड फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि अब ये कोई क्वेश्चन नहीं है। अब ये वो इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में इंटेरोगेशन किया गया था और इंटेरोगेशन का मीनिंग एक्सप्रेस करने वाली वर्ब आपने यहाँ पर लगा दी। तो अब इस इंफॉर्मेशन को आप ऐसे ही लिखोगे असर्टिव में, वाई, यू का कर दोगे हर के हिसाब से सी, आर का कर दोगे वाज, वीपिंग। यही रीजन है कि वो इस इंफॉर्मेशन को अब एक क्वेश्चन नहीं मानते, वो इसको एक ऐसी इंफॉर्मेशन मानते हैं जिसके बारे में कोई इंटेरोगेशन की गई है और जिसके रीजन को इंटेरोगेट किया गया है, और इंटेरोगेट किया गया है इस वर्ब से पता चलता है। इसीलिए सेट टू की जगह आस्क लिखी जाती है, टोल्ड लिखी जाती है अफर्मेटिव के केस में। वापस आते हैं सेंटेंस पर। तो ठीक है, हमने क्या कर देना है यहाँ पर, वाई सी वाज वीपिंग। 79 का थर्ड ऑप्शन यहाँ पर गलती थी, इस तरह से उसको सही करेंगे। जब भी हम असर्टिव स्ट्रक्चर लिखेंगे इन्वर्टेड फॉर्म में ना लिखकर असर्टिव फॉर्म में लिखेंगे। 80 क्या कहा जा रहा है, रोशनी सेज दैट शी प्रीफर्स अ वाइट शर्ट देन कलर्ड वन इन फॉर्मल मीटिंग्स। रोशनी एक पर्सन का नाम है, एक ही पर्सन को रिफर कर रहा है तो हो गया है सिंगुलर, यानी कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सेज लगा दी हमने मेन वर्ब। से मेन वर्ब मोनो ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। अभी मैंने बताया था सेट के कंटेक्स्ट में मोनो ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब अपने बाद एक ही ऑब्जेक्ट लेती है और वो ऑब्जेक्ट होता है व्हाट का रिप्लाई, यानी कि वो इन्फॉर्मेशन जो किसी ने कही, और वो इन्फॉर्मेशन ये सारी की सारी है। आगे जो क्लोज लिखी हुई है यही पूरी की पूरी क्लोज से ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है। डैट कंजंक्शन लगाया जाता है मेन क्लोज से रिलेवेंट किसी इंफॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो हम इसके ऑब्जेक्ट को तो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम एक ऐसी क्लोज लिख रहे हैं जो उसने कही, हम एक ऐसी इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं जो उसने कही। तो मेन क्लोज से रिलेवेंट ही कोई इंफॉर्मेशन हम लिख रहे हैं, तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो मेन क्लोज से रिलेवेंट हो ऐसी इंफॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए डैट कंजंक्शन। सी हमने एक प्रोनाउन लगा दिया, एक लड़की को रिफर करने के लिए, वुमेन को रिफर करने के लिए सब्जेक्ट हो गया। प्रीफर हमारी मेन वर्ब है जो कि ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। देखिए प्रीफर की अगर मैं स्ट्रक्चर पर बात करूं आपको, प्रीफर जैसे मैंने लिखा प्रीफर, प्रीफर का मतलब है टू चूज वन एंड लीव अदर। आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन है या दो या तीन कितने भी ऑप्शन है, तो आप उसमें से किसी एक को चूज कर लें, एक को सिलेक्ट कर लें, बाकियों को छोड़ दें। ये होता है प्रीफर का मतलब। प्रीफर एक ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है और उसके बाद लिखा जाना चाहिए इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मैं लिख सकता हूं सी प्रीफर्स अ वाइट शर्ट, सही सेंटेंस। लेकिन अगर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एक से ज्यादा आर्टिकल कंटेक्स्ट में थे और उसने इतने सारे कंटेक्स्ट में, इतने सारे आर्टिकल के कंटेक्स्ट में किसी एक को चूज किया, तब मैं प्रीफर को कंपैरिजन के सेंस में यूज कर रहा हूं एक तरीके से। अब प्रीफर है ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब, इसके बाद लगेगा इसका ऑब्जेक्ट, जिस चीज को प्रीफर किया गया, जिस आर्टिकल को प्रीफर किया गया। जिनको लीव कर दिया गया, जिनको छोड़ दिया गया, ये जिनसे कंपैरिजन की जा रही है इस वाले ऑब्जेक्ट की, उनको हम टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं। टू प्रीपोजिशन आती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट टू।
तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट लगा है ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख सकता हूं सी प्रीफर्स अ वाइट शर्ट, वही सेंटेंस लिख रहा हूं जो आपके क्वेश्चन पेपर में दिया है, एग्जाम में आया है। सी प्रीफर्स अ वाइट शर्ट। आपके एग्जामिनर ने क्या लगाया हुआ है? देन लगाया हुआ है, देन लगाया हुआ है। हमें देन यूज करना नहीं है, हमें यूज करना है टू प्रीपोजिशन। सी प्रीफर्स अ वाइट शर्ट टू, कुछ भी लिख देता हूं, कलर्ड वन ही लिख देता हूं, यही लिखा हुआ आपके सेंटेंस में, टू कलर्ड वन। ठीक है, तो किस तरह से सही करेंगे इसको? सी प्रीफर्स ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया व्हाइट शर्ट। कंपैरिजन कर रहे थे किसी दूसरे आर्टिकल से, तो देन नहीं लगाया जाएगा, टू लगाया जाएगा। टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया कलर्ड वन, वन यहाँ पर नाउन हो गया, कलर्ड हो गया एडजेक्टिव। और इन प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद फॉर्मल मीटिंग्स। अब देखिए प्रीपोजिशन इन लगाया जाता है किसी ड्यूरेशन को, पीरियड ऑफ टाइम को रिफर करने के लिए। अगर आप किसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम को रिफर कर रहे हैं तब आप इन प्रीपोजिशन लगाकर उस पीरियड ऑफ टाइम को लिख देते हैं। अब जो पीरियड ऑफ टाइम होते हैं वो ड्यूरेशन ही तो होते हैं, तो ड्यूरेशन को तो एक्सप्रेस किसी इवेंट से भी किया जा सकता है। भाई फॉर्मल मीटिंग्स की जो ड्यूरेशन थी उस पूरी ड्यूरेशन में वो ये प्रीफर करती है। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो इन फॉर्मल मीटिंग्स, ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, देखो क्या क्या कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं मैं, किस तरह से सोचना है। आपके दिमाग को जो पोलराइज कर दिया गया है, एक ही दिशा में कर दिया गया है, वो जो ध्रुवीकरण हुआ है आपके दिमाग का, उससे पहले आप बचिए, उसको जो है आप छोड़िए। इन फॉर्मल मीटिंग्स, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये जो फ्रेज है व्हेन का रिप्लाई भी हो सकती है और वेयर का, दोनों का रिप्लाई हो सकती है। अगर इसको व्हेन के पर्सपेक्टिव से देखोगे, अगर आप ये सोचोगे कि ये इन फॉर्मल मीटिंग्स व्हेन का रिप्लाई हो रही है, तब इसको आप एडवर्ब टाइम कंसीडर करोगे और आप ये कहोगे कि इन प्रीपोजिशन के बाद एक इवेंट को लिखकर उस इवेंट की ड्यूरेशन को रिफर किया गया है। और अगर आप ये देखोगे कि ये एडवर्ब प्लेस हो सकता है वेयर, अगर आप ये सोचोगे वेयर के पर्सपेक्टिव से देखोगे कि ये जो वेयर का रिप्लाई हो सकता है, अगर ये प्रीपोजिशनल फ्रेज वेयर का रिप्लाई हो सकती है, तो ये एडवर्ब प्लेस की तरह इस्तेमाल की गई है, एडवर्ब प्लेस के फंक्शन में है। तो अगर ये एडवर्ब प्लेस हो सकती है, फिर उस सिचुएशन में आप ये कह सकते हो कि इन एक तरीके से किसी सिचुएशन को, किसी लोकेशन को या किसी कंटेक्चुअल एनवायरनमेंट को रिफर करने के लिए लगाया गया है कि इन लिखा हमने, फिर हम उस एनवायरनमेंट को रिफर कर रहे हैं कि किस एनवायरनमेंट की बात हो रही है, कहां पर वो ये प्रीफर करेगी। तो इस तरीके से जो है व्हेन प्लस वेयर दोनों के रिप्लाई के लिए हमने ये दोनों तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है। कोई स्टूडेंट ये भी कह सकता है कि व्हेन का रिप्लाई है, कोई स्टूडेंट ये भी कह सकता है कि वेयर का रिप्लाई है। जो स्टूडेंट ये कंसीडर करेगा कि व्हेन का रिप्लाई है, वो कहेगा कि इन प्रीपोजिशन के बाद एक इवेंट के द्वारा एक ड्यूरेशन को रिफर किया गया है, तो इन प्रीपोजिशन के बाद किसी इवेंट को लिखा जा सकता है। ठीक है, इवेंट, किसी सिनेरियो को, किसी सिचुएशन को आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हम उसकी ड्यूरेशन को रिफर कर रहे हैं। कोई स्टूडेंट इसको इस तरह से भी इंटरप्रेट कर सकता है कि सर ये वेयर का रिप्लाई है। जो इसको वेयर का रिप्लाई मानेगा वो ये कहेगा कि सर ये फॉर्मल मीटिंग से एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट को, मिलियू बोलते हैं ना, मिलियू, MILIEU, आपके जो इर्द गिर्द का जो माहौल हो उस माहौल को रिफर कर रहा है, तो वो वेयर का रिप्लाई कंसीडर कर सकता है। दोनों ही सिचुएशन में सही है। तो ये है आपके सामने सेंटेंस नंबर 80। इसी तरह से जो है आप इंटरप्रेट करेंगे, सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे। अगर किसी भी सेंटेंस में कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।